वेलकम बच्चों। सामाजिक विज्ञान के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं। तो आज फिर 9th क्लास की वर्कशीट के साथ हम लोग उपस्थित हैं और उम्मीद है ये वर्कशीट आप सभी के पास पहुंच गई होंगी या पहुंच रही होंगी। तो आइए देखते हैं आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 30। ये पिछले दिनों हम लोगों ने जो 29 वर्कशीट की थी वो भी मॉनसून पर आधारित थी, मॉनसून से संबंधित थी, जो पार्ट 4 जलवायु का हिस्सा है। आज भी जो वर्कशीट है वो उसी का दूसरा पार्ट है, जिसमें का टॉपिक है मॉनसून की वापसी। तो कोई चीज़ जब आती है तो वापस भी होगी। तो उस वर्कशीट में 29 वर्कशीट में हमने मॉनसून किस तरह से आता है और किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में फैलता है, उसकी क्या टाइमिंग होती है, किस समय आता है, क्यों आता है और कम या ज़्यादा क्यों आता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। आपको याद होगा इस वर्कशीट में हम लोग चर्चा करेंगे कि मॉनसून वापस कैसे होता है। मॉनसून पिछले वर्कशीट में भी हमने बताया था, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी। मॉनसून क्या है? एक तरह से पवन है और पवन वही जो मौसम के हिसाब से अपनी डायरेक्शन, दिशा बदल जाए, तो वो मॉनसून है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो हमारी तरफ आ रहा था तो मॉनसून का आना कहेंगे, और जब वही हवा जब हमारी तरफ से दूसरी तरफ जाने लगेगा तो उसे मॉनसून की वापसी कहेंगे। जब मॉनसून आता है भारत में ऐसा आप कल हम पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा भी था कि जून के शुरुआत में भारत के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून का आना शुरू हो जाता है और यह लगभग अगस्त सितंबर तक सक्रिय रहता है, आगे तक भी अक्टूबर तक सक्रिय रहता है। और जब ये सक्रिय रहता है उसके बाद ये धीरे धीरे इसका अवसान शुरू हो जाता है, ये बाहर की तरफ जाने लगता है, समुद्र की तरफ हवा बहने लगती है। तो इसी को हम मॉनसून का वापसी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इस वर्कशीट के आधार पर कि मॉनसून की वापसी से संबंधित किन चीज़ों को हमें आज की वर्कशीट में समझनी है। तो आप सिंपल सी बात, और पिछली बार भी हमने बताया था कि मॉनसून आता क्यों है भाई? प्रेशर के चलते, वायु दाब जो होता है उसके चलते हवाएं बहती हैं। पहले भी हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी कि हवाएं बहती क्यों भाई? तो हवाएं हमेशा प्रेशर के चलते, एक कारण ये भी है कि हवाएं प्रेशर में अंतर के चलते बहती हैं, वायु दाब में अंतर के चलते, और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहेंगी, फ्लो करेंगी। तो अब देखिए अक्टूबर नवंबर तक दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण आप देखते होंगे कि जैसे जैसे जाड़े का मौसम शुरू होने को आता है अक्टूबर नवंबर से, तो हम देखते हैं कि सूर्य जो है हमारे ऊपर से लगता है कि दक्षिण की तरफ झुक गए हैं, झुकने लगते हैं, और जाड़े आते आते काफ़ी झुक जाते हैं। गर्मियों के दिनों में सीधे हमारे सर के ऊपर होते हैं। तो जब दक्षिण की तरफ झुकने लगते हैं तो उस गति के कारण निम्न दाब उत्तर मैदानों पर शिथिल हो जाता है। उत्तर मैदान के ऊपर जो है यहाँ पर क्या बनने लगता है? निम्न वायुदाब जो बनता था वो कम होने लगता है, शिथिल होने लगता है। निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब प्रणाली बनने लगती है। अब यहाँ पर उस दिन हमने पढ़ा था क्या बन जाती है उत्तर भारत के मैदानों में? उस समय पढ़ा था हमने कि यहाँ पर लो प्रेशर बन जाती है। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होने लगते हैं तो यहाँ पर निम्न दाब धीरे धीरे कम होने लगता है और यहाँ पर हाई प्रेशर यानी उच्च दाब बनने लगता है। क्या बनने लगता है? उच्च वायुदाब। अब यहाँ पर केवल उच्च वायुदाब बन गई, यही मेन नहीं है, इसके अलावा कहीं निम्न वायुदाब भी बनना चाहिए। अब देखिए पौने अब स्थल से समुद्र की ओर खिसकना शुरू कर देती हैं। तो जो हवा समुद्र से स्थल की तरफ आ रही थी उनका रुख अब धीरे धीरे स्थल से समुद्र की तरफ होना शुरू होता है, क्योंकि आप देखो उत्तर मैदानों में गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु परिवर्तन का काल होता है। अब वर्षा जैसे जैसे खत्म होती है तो आप देखते हैं हल्की जाड़े का मौसम आने लगता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आसमान साफ रहता है, दिन का तापमान
काफ़ी अधिक होता है, उमस होती है, रात को हल्की ठंडी लगने लगती, सुहावनी होती है और स्थल भी आर्द्र होता है। आर्द्र मतलब यहाँ पर नमी की मात्रा होती है, हवा में नमी की मात्रा होती है, आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है। इसी कारण उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, जिसे कुआर की उमस कहते हैं। क्या कहते हैं? कुआर की उमस। कुआर, कुआर इसे शब्द आता है। जो अश्विन मास है, इसको लोकल भाषा में कुआर भी कहते हैं, कुआर। तो इसमें उमस ज़्यादा होती है। आप देखो कि मई जून से भी ज़्यादा गर्मी इसमें महसूस होती है, जबकि टेम्परेचर कम होता है मई जून की अपेक्षा, लेकिन परेशानी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवायु में आर्द्रता की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इसीलिए आजकल की यानी बरसात की जो बरसात के बाद की जो उमस वाली गर्मी होती है, ये काफ़ी परेशान करती है, इसीलिए इसको क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अब नवंबर के प्रारंभ में निम्न दाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। जो निम्न दाब यहाँ बन रहा था उत्तर भारत के मैदान में, वो इन इलाकों में बनने लगता है, लो प्रेशर। अब जब लो प्रेशर इधर की तरफ बढ़ने लगेगा तो हवाओं का रुख हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, यानी स्थल भाग से समुद्र भाग की तरफ हवाएं बहने लगती हैं। अब एक और चीज़ है कि कभी कभी इन स्थिति में जब यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, हवाएं काफ़ी मात्रा में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दौड़ती हैं, तो वहाँ पर कभी कभी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनता है और भारत के पूर्वी तट पार करके अक्सर इन्हीं पूर्वी तट ये है, यहीं पर उष्ण कटिबंधीय तट चक्रवात बनता है, साइक्लोन, जिसमें ऐसे हवाएं बहती हैं। तो ऐसे चक्रवात क्यों बनता है? जब मान लो बीच में लो प्रेशर बन गया और चारों तरफ हाई प्रेशर बन गया, तो सब तरफ से हवाएं इस जगह को भरने के लिए दौड़ती हैं। तो जब इधर की तरफ बहती हैं तो ये घूम जाती हैं, तो इसी को हम कहते हैं साइक्लोन, चक्रवात। तो अक्सर ये इन मौसम में भारत के पूर्वी तटों में चक्रवात की स्थिति बन जाती है, जिससे इन इस इलाकों में विनाशकारी तूफान आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो उड़ीसा में आया था विनाशकारी तूफान, बहुत सारे लोग को हटाना पड़ा था। वह बंगाल में भी उसका प्रभाव पड़ा था। अभी महीना दिन पहले जो चक्रवात आया था, जो साइक्लोन का प्रभाव इन पूर्वी इलाकों में बंगाल और उड़ीसा में सबसे अधिक पड़ा था। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों की वजह से होती है। यानी अब इस मौसम में, यानी कि अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो इन तट है, इस तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। आप देख लीजिएगा ध्यान से, इस जो तट है, जो पूर्वी हिस्से का जो तट है, इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इस पर जो वर्षा होती है इन सीजन में, वो अधिकतर किस चीज़ के चलते होती है? चक्रवातीय वर्षा होती है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनके चलते इस इलाके में वर्षा होती है। तो आप समझ गए होंगे कि चूँकि जब मानसून आता है तो इन इलाकों में लो प्रेशर बनता है और यहाँ हाई प्रेशर होते हैं, इसीलिए इधर से इधर ऐसे मानसून आता है। लेकिन वहीं जब यहाँ पर मानसून के समय जब बीतते हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है और लो प्रेशर की स्थिति इधर आ जाती है। इसीलिए जो स्थल से समुद्र की तरफ हवाएं बहती हैं, जिसको मानसून की वापसी कहते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ देखने वाली बात है, मानसून एकता का परिचायक। अब आप देखेंगे कि मानसून किस तरह से पूरे भारत को एक बनाता है, आप देखिए। अब एक चीज़ आपको पता है कि हिमालय के क्या लाभ हैं? हिमालय से एक सबसे बड़ा लाभ ये देखो, हिमालय द्वारा अत्यंत ठंडी हवाओं को आने से रोकने के कारण उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। अब हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा क्यों पड़ती है? क्योंकि इन इलाकों में जाएंगे अगर हम देखेंगे तो इधर ही साइबेरिया वगैरह है, जहाँ पर काफ़ी कम ठंड मौसम होती है। यहाँ चूँकि हिमालय है, इसीलिए वो इधर से आ रही ठंडी हवाओं को रोक देता है,
ठंडी हवाएं इधर नहीं आ पाती। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ठंडी हवाएं इधर आती और ठंड के मौसम में यहाँ का तापमान काफ़ी नीचे चला जाता और हो सकता है कि पूरा भारत बर्फीला हो जाता। लेकिन चूंकि हिमालय यहाँ स्थित है इसीलिए वो इन ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिसके कारण ये एरिया अक्सर गर्म बना रहता है। भारत का जो मैदानी भाग है वो गर्म बना रहता है, इसीलिए भारत की जलवायु को गर्म जलवायु कहते हैं। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण तापमान सम बना रहता है। आपको पता है कि समुद्र का तापमान सम होता है। सम मतलब न ज़्यादा ठंड और न ज़्यादा गर्मी। इसीलिए समुद्र के आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ पर देखेंगे कि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और ठंड के समय में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। तापांतर जो होता है वो काफ़ी कम होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मुंबई में रह रहे लोग, मुंबई में न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जबकि दिल्ली में गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंड के सीज़न में बहुत ज़्यादा ठंडी। क्यों? क्योंकि दिल्ली समुद्र से काफ़ी दूरी पर स्थित है, जबकि मुंबई समुद्र के पास स्थित है। इसीलिए चूँकि समुद्र के पास स्थित जगहों की जलवायु सम होती है, यानी गर्मी और उच्च और निम्न तापमान का अंतर काफ़ी कम होता है। अब इसलिए कह रहा है कि परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। इसका मतलब कि जैसे देखिए भारत की हर जगहों पर चूँकि बारिश आती है, एक सीजन में आती है और पूरे भारत को वर्षा में भिगो जाती है। तो इस तरह से पूरे भारत में एक समय कृषि का सीजन शुरू हो जाता है। लोगों का जीवन स्तर, हमारा जो जीने का ढंग है, जो काम काज है, वो अधिकतर मानसून से संबंधित है। और हमने जो कुछ भी डिसीजन लेना होता है वो इस बात को ध्यान रखते हैं, हमेशा हमें ध्यान होता है कि भाई जून जुलाई से बारिश शुरू होगी तो उस हिसाब से हमें अपने काम को ऑर्गेनाइज करना है। उसी हिसाब से वनस्पति जीव और वनस्पति भी ऑर्गेनाइज हैं, मानव जीवन भी ऑर्गेनाइज है। त्यौहार उत्सव भी देखिएगा हमेशा अक्सर वो सीजन के हिसाब से ही बनाए गए हैं। अक्सर जो फसल कटती है तो कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, कुछ फसल बोते समय त्यौहार मनाए जाते हैं, कुछ त्यौहार जब फसलों की से किसान खाली रहता है तब मनाए जाते हैं। यानी इन त्यौहार मानव जीवन, त्यौहार उत्सव, कृषि कार्य, वनस्पति या अन्य चीज़ों में भी मानसून का एक संबंध होता है और उसको ध्यान में रख करके तय होते हैं। तो इसीलिए कहा था कि यह मानसून का प्रभाव पूरे देश में एक जैसा है। तो इसीलिए कहता है कि ये मानसून एक ऐसी चीज़ है जो पूरे भारत को एक जैसा महसूस कराती है और एकता के सूत्र में बांधती है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आइए हम देखते हैं, प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, अक्टूबर नवंबर में मैदानी इलाकों में उच्च दाब क्यों बनना शुरू हो जाता है? तो हमने शुरू में ही बताया था और आप समझ गए होंगे। अगर ना समझे होंगे तो आपको वर्कशीट में एक बार फिर से दिखा दूं। शुरू के पहले ही पैरा में लिखा है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण, आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में सूर्य के दक्षिण की तरफ झुकाव के कारण, ठीक, निम्न दाब उत्तर मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। जो मानसून गर्त यानी निम्न दाब है वो उत्तर मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है और वहाँ पर क्या बनने लगता है, धीरे धीरे उच्च दाब बनने लगता है। जब निम्न दाब शिथिल हो जाएगा, निम्न दाब रुक जाएगा बनना, तो क्या बनेगा, फिर उच्च दाब बनेगा। तो वहाँ पर उच्च दाब बनना शुरू हो जाता है। मानसून की वापसी के कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। अब मानसून वापस होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या उसकी विशेषता है, कैसे पहचानेंगे कि मानसून वापसी हो रही है। तो इसमें भी हमने चर्चा की थी कि मानसून वापसी होते के समय क्या है। तो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिंपल से लिखा हुआ है कि मानसून जब वापस होता है तो उत्तरी मैदानों में गर्म ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। यानी उत्तर के मैदानों में गर्मी और वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। यानी शीत ऋतु का आगमन मानसून की वापसी के साथ ही शुरू होता है।
या कहिए कि शीत ऋतु के आगमन के साथ ही मानसून की वापसी शुरू होती है। और इस समय कैसा सीजन होता है? आसमान साफ होता है, दिन का तापमान अधिक होती है, रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं और स्थल भाग पर आर्द्रता अधिक होती है, नमी अधिक होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लौटते मानसून की या मानसून विराम की विशेषताएं हैं। मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब अगर इस प्रश्न के उत्तर हमने लास्ट में ये पढ़ा था, इस कॉलम में स्थित है कि मानसून एक सूत्र में बांटता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे अगर आप पॉइंट वाइज बांटें तो इसको लिख सकते हैं कि भाई मानसून आने के साथ मानसून सभी एरिया में एक समान रूप से एक साथ या कहिए कि एक क्रम में वो भारत के पूरे इलाके को प्रभावित करता है। मानसून के साथ दूसरा पॉइंट हो जाएगा, मानसून के साथ लोगों का जनजीवन जुड़ा हुआ है। मानसून के अनुसार भारतीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। मानसून के आधार पर भारत में कृषि कार्य किए जाते हैं। मानसून के आधार पर या मानसून के अनुसार ही भारत में तीज, त्योहार, उत्सव इत्यादि मनाए जाते हैं या बने हुए हैं। तो मानसून अगर अच्छे से आता है तो भारतीय कृषि अच्छा उत्पादन होता है और लोगों का खुशहाल जीवन होता है। तो इस तरह से भारत में रह रहे सभी लोगों को, चाहे वो किसी धर्मों, किसी मजहब या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग हों, मानसून का उन पर सीधा सीधा प्रभाव होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है, सॉरी, मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। तो आइए देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन है, मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कह है दिल्ली और संपूर्ण देश से मानसून की वापसी की संभावित तिथि क्या है? अब देखिए, आ जाइए मैप पे आते हैं, दिल्ली और संपूर्ण देश से। अब दिल्ली देखिए, दिल्ली यहाँ पर स्थित है, दिल्ली यहाँ स्थित है और इसकी वापसी की तिथि एक ये है और एक लाइन ये है। ये लाइन में देखिए क्या लिखा है, 15 सितंबर, और इस लाइन में क्या लिखा है, 1 अक्टूबर लिखा है। तो यानी दिल्ली से मानसून की वापसी 15 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच होती है। यानी 15 से 20 मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा पास में ही है, 20-22 सितंबर तक दिल्ली से मानसून की वापसी होने लगती है या हो जाती है। एक प्रश्न था पूरे देश से, तो पूरे देश में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 1 सितंबर में शुरुआत हो जाती है देश के इस हिस्से में, और अगर नीचे चलें तो इधर देखें कब तक सक्रिय रहता है, ये देखिए यहाँ तक है, ये 15 दिसंबर जो श्रीलंका से वापसी हो रही है। तो हम श्रीलंका ना देख करके 1 दिसंबर ये वाला हिस्सा देखेंगे, ये वाला हिस्सा, यानी लगभग 1 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक पूरे भारत से मानसून की पूर्णतः वापसी हो जाती है। तो आइए और दूसरा देखते हैं प्रश्न। 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच भारत के किन 2 राज्यों से मानसून की वापसी होती है और उनके नाम लिखिए। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, 1 सितंबर और 15 सितंबर। अब आइए मैप खोलते हैं। अब इन लाइनों पर ध्यान से गौर दीजिए। 1 सितंबर कहाँ लिखा है, ये रहा, ये है आपका, एक सेकेंड, ये है आपका 1 सितंबर। और अब देखते हैं दूसरा क्या था, 15 सितंबर। आप देखिए इसी पास में ही है ये 15 सितंबर, यानी 1 सितंबर की ये वाली लाइन है, 15 सितंबर की ये वाली लाइन है। अब आप देखिए 2 राज्यों के नाम लिखना है। आप ये सिंपल से देख रहे हैं कि ये चंडीगढ़ है, तो यहाँ पर पंजाब है, तो ये पंजाब हो गया एक। तो दूसरा जयपुर इसमें आ रहा है, तो ये हो गया राजस्थान, ये पूरा राजस्थान का ही तो हिस्सा है, तो ये राजस्थान। फिर ये गुजरात का भी हिस्सा हो गया। तो आप इस तरह से पंजाब, राजस्थान और गुजरात में से किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी होती है। उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए कॉपी निकालिए और काम को पूरा करिए और अपने टीचर्स को भेज दीजिए ताकि वो देख सकें कि आपने कितना अच्छा
सीखा है और कितने अच्छे से आप इस वर्कशीट को कर पा रहे हैं। चलिए तब तक के लिए अगली वर्कशीट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।